स्टार्ट करता हूं मैं फर्स्ट टॉपिक से। और सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक करंट की। बड़ी बेसिक चीज़ है जो आप लोग मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, और इस बेसिक इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो ओवरऑल यूनिट हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करना है, इसमें एक बात करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्जेस इन मोशन, कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव कर रहा हो। अब हमने लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बात की थी कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो सिर्फ प्रेजेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन याद रखिएगा, जब चार्ज मूव करता है तो चार्ज मूव करता है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा। चार्जेस की मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैक्सवेल ने क्या कहा था कि जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज वहां प्रोड्यूस क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखें, जब चार्ज मोशन में होता है तो दोनों तरह की फील्ड प्रेजेंट होती हैं। उसकी मोशन के अलोंग या ऑपोजिट प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेजेंट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की रीज़न अगर हमसे पूछी जाए तो दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और वो क्या है कि जब किसी कंडक्टर में चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है कि अगर आपको कहा जाए करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कौन सी फील्ड है, तो आंसर होगा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। उस कंडक्टर के अलोंग कौन सी फील्ड होगा, आंसर होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ओवरऑल पूछा जाए कि अगर किसी कंडक्टर में करंट पास करता है तो यहाँ कौन कौन सी फील्ड्स प्रेजेंट है, तो आंसर होगा बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों के इन बिटवीन जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इन क्वेश्चंस को प्रॉपर पढ़ना है और फिर आंसर देना है। तो तीन कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम जिस फिजिकल क्वांटिटी की सबसे पहले बात करने लगे थे वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जब किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है तो कितने चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब हम यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कि क्यू चार्ज अगर टाइम टी में फ्लो हुए तो करंट आई है, और चार्ज इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कई दफ़ा आपको एग्जामिनर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा, टाइम देगा और कहेगा करंट कैलकुलेट करें, तो एन ई ओवर टी आपका रिलेशन यूज होता है। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है, क्योंकि ये बेस क्वांटिटी है, तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वही इसका ऐसा ही बेस यूनिट भी होगा, और वो है एम्पेयर। और एम्पेयर किसके इक्वल होता है, कूलम पर सेकंड के। अब फर्दर मैं बात करूंगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स की। इलेक्ट्रिक करंट को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो डिफरेंट तरह से इसको क्लासीफाई किया जाता है। अगर इसको क्लासीफाई किया जाए फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर, तो फिर हम जो करंट की टाइप्स देखते हैं वो दो हैं, और वो कौन कौन सी हैं। वन इज डायरेक्ट करंट, जिसको डीसी बोला जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो, मींस करंट अपनी मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ हम जब बात करते हैं तो एक ऐसा करंट भी है जिसकी फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो होती है, और उसे कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। अब डीसी और एसी में डिफरेंस बहुत डिटेल में नहीं जाना। डीसी में आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है, और अल्टरनेटिंग करंट में जो फ्रीक्वेंसी होती है नॉन ज़ीरो। जो डीसी का सिंबल हम यूज़ करते हैं अगर कांस्टेंट है तो ये, अगर वेरिएबल तो एरो आ जाएगा। और एसी का जो सिंबल होता है वो साइन वेव से किया जाता है, ये एसी का सिंबल है। डायरेक्ट करंट कौन प्रोड्यूस करता है, जो डायरेक्ट करंट के सोर्स हमारे पास हैं वो डीसी जनरेटर के अलावा बैटरीज भी हैं, सेल्स भी हैं। आप डीसी जनरेटर से, इसके अलावा सेल से, बैटरी से डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस किससे होता है, ये एसी जनरेटर से प्रोड्यूस होता है। इसका सोर्स सिर्फ एसी जनरेटर है। एक क्लासिफिकेशन तो ये है जो फ्रीक्वेंसी की बेस पर की जाती है। अगर मैं दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ जाता हूं तो वो चार्ज की नेचर की बेस पे कि जो चार्ज कैरियर है वो कौन है। अब चार्ज कैरियर अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो ऐसे करंट को नाम दिया जाता है कन्वेंशनल करंट। यानी अगर मैंने रेफरेंस जो लिया वो पॉजिटिव चार्ज लिया, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो पर यूनिट टाइम की बात की, तो ये कन्वेंशनल करंट होगा।
और अगर मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव हुए किसी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम, तो ये करंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बाय मैग्नीट्यूड कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट इक्वल होते हैं और यही सर्किट का टोटल करंट होता है। ऐसा नहीं होता कि टोटल करंट फाइंड करने के लिए आप कन्वेंशनल को और इलेक्ट्रॉनिक को ऐड करते हैं। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल, क्योंकि किसी भी क्रॉस सेक्शन में जितने पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे उसी टाइम में उस क्रॉस सेक्शन में उतने नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। अब हम जानते हैं कि जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है कंडक्टर्स के अंदर, मेटल्स के अंदर। तो रेफरेंस बेसिकली मैटर करता है कि अगर मैं रेफरेंस ले रहा हूं किसको? पॉजिटिव चार्जेस को। तो पॉजिटिव चार्जेस अगर एक कंडक्टर में मूव करेंगे तो इनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला करंट कन्वेंशनल होगा और इसकी डायरेक्शन आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। डिफरेंट तरह से कहा जा सकता है कि हाई से लो मूव करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, और इसके अलावा आप ये कहोगे कि इनकी जो डायरेक्शन होगी वो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगी। जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारे पास कंडक्टर में फ्लो करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मींस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, और इनकी अगर डायरेक्शन देखेंगे तो इनकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं होती, इनकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होती है। तो ये तमाम बातें सिंपल है, रिवाइज बस मैं कर रहा हूँ, इनको आपने याद रखना है कि लो टू हाई कौन सा करंट होगा और हाई टू लो कौन सा करंट होगा, और मैग्नीट्यूड में देखा जाएगा तो दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अब जब चार्ज कैरियर्स की बात की जाती है तो चार्ज कैरियर्स बेसिकली वो चार्जेस हैं जिनकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, या यूं कह सकते हो कि चार्ज कैरियर्स वो चार्जेस हैं जिनकी वजह से हमारे पास कंडक्टिविटी होती है किसी जगह पर। करंट प्रोड्यूस होगा, कंडक्टिविटी होगी, एक ही बात। अब इसमें एग्जांपल्स हमारी बुक में भी हैं और आपने याद रखनी है कि अगर हमसे पूछा जाए कि मेटल्स के अंदर जो कंडक्टिविटी है या करंट प्रोड्यूस होता है किन की वजह से होता है, तुम्हारा आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि गैसेस के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो किन की वजह से होती है, तो हमारा आंसर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। अगर हमसे पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइट है या फिनोमेना इलेक्ट्रोलाइसिस है, वहां पर कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, तो हमारा आंसर क्या होता है? ड्यू टू आयंस। और अगर हमसे पूछा जाए कि सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, तो हमारा आंसर होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। फिर इसी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि चार्ज कैरियर्स हमारे पास वो चार्जेस हैं जिनकी वजह से कंडक्शन होती है। तो ये एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है कि डिफरेंट जगहों पर कंडक्टिविटी किन की वजह से हो रही होती है। करंट के हवाले से एक सिंपल सा क्वेश्चन, उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं आगे चलूंगा सोर्स ऑफ करंट और इफेक्ट्स ऑफ करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में पास करते हैं 2 × 10⁶ कितने टाइम में? इन टाइम इंटरवल ऑफ 2 मिलीसेकंड, तो ये बताएं उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा। अब देखते हैं कि आप लोगों का आंसर जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फार्मूला आपको पता चल गया जो डायरेक्ट यूज करना है, फार्मूला है Ne/T। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 × 10⁶, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19, और जो टाइम हमारे पास है वो कितना है? 2 मिली, तो 2 × 10⁻³ 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ पावर सॉल्व करनी है आपने। -19 + 6 ये -13 हो जाएगा, और ये ऊपर जाकर हो जाएगा +3, तो आंसर होगा 1.6 10⁻⁻10 एम्पेयर। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस गलती फार्मूला में नहीं करनी। फार्मूला में गलती नहीं करेंगे आंसर ठीक आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना। फिर एग्जामिनर चाहे आपको कहे कन्वेंशनल करंट फाइंड करो, चाहे वो कहे इलेक्ट्रॉनिक करंट फाइंड करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन दोनों में यूज सेम होता है। अब मैं बात करता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। याद रखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में प्रेजेंट तब होती है जब उस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए। पहली बात तो ये कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए होता है।
और मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर जो 4 कैरियर्स हैं कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इससे ये पता चल गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है। मेटेलिक कंडक्टर्स में है, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रिफ्ट करेगा वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। नेक्स्ट बात याद रखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास सिर्फ तब होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। अगर हमारे पास किसी कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो फिर याद रखिएगा कि जो उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है जो रैंडम मोशन की वजह से होती है, हम उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं कहते। मींस इस कंडीशन को मैं अगर यूं लिखूं कि अगर कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अवेलेबल ही नहीं है, नॉन जीरो है। लेकिन अगर कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो तो तब आप कहोगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब प्रेजेंट है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ तब होगी मेटेलिक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। अब आप एक चीज जानते हैं कि एक मेटेलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो रैंडम मोशन होती है उसकी वजह से उस कंडक्टर के अक्रॉस कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता। मतलब अगर मैं इस रैंडम मोशन में एक यहां पर इस कंडक्टर के क्रॉस एम मीटर लगा दूंगा तो एम मीटर कोई भी करंट को शो नहीं करेगा क्योंकि नेट फ्लो ऑफ चार्जेस जीरो होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको किसी पोटेंशियल सोर्स के साथ अटैच करोगे, किसी बैटरी के साथ अटैच करोगे, तो इसका एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। इस पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल के डेवलप होने से इस कंडक्टर के अलोंग हमारे पास प्रेजेंट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी ये उन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को अलाइन करेगी और जब इलेक्ट्रॉन की मोशन अलाइन हो रही होगी तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे। जैसे आप गाड़ी एक हाई स्पीड से मूव कर रही हो तो हैंड ब्रेक को यूज करें तो गाड़ी रोड के ऊपर ड्रिफ्ट करती है। सिमिलरली जब आपने इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को अलाइन करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन की मोशन अलाइन होगी और अलाइन होते हुए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ड्रिफ्ट। उस टाइम पर उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और होगा क्या? जब इलेक्ट्रॉन अलाइन होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कहां करेंगे? क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या इसके ऑपोजिट? तो आंसर होगा वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किया जाए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी is average velocity of electrons in a metallic conductor in the presence of electric field। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी नहीं होती। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वाले से जो पॉइंट आप लोगों ने भी याद रखने हैं वो क्या क्या है? एक तो हो गया डेफिनेशन। दूसरी चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर और इसके अलावा जो हमारी बुक में मेंशन है जो आपको याद भी होना चाहिए वो ये कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर कितना होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ये ड्रिफ्ट करेंगे तो क्या ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है कि नॉर्मली जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड होती है। तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड होती है? नो। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर है वो कितना है? ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम कह सकते हैं कि कितना है? दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। हालांकि इसके मुकाबले में जो थर्मल वेलोसिटी होती है कि टेम्परेचर की वजह से जो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं वो वेलोसिटी इनसे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कितनी ज़्यादा होती है? 100 या 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है क्योंकि उसका जो ऑर्डर है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड से लेकर 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देंगे और इलेक्ट्रॉन अलाइन होना शुरू हो जाएंगे तो ये वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी से बहुत कम होती है। कितनी? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड।
ये फिक्स नहीं है मिर्जा इम्तियाज, ये ऑर्डर है। ऑर्डर मींस एक रेंज बताता है कि इस ऑर्डर के अंदर वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर क्या किस पे करती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैथमेटिकल रिलेशन की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल है, इसको मैं यूं याद रखता हूं, आई ओवर नाई, ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। और इस फार्मूला में ये जो फैक्टर है करंट ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको कहा जाता है करंट डेंसिटी। इसको याद रखें ना रखें याद कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये फार्मूला हमारे पास यूं भी लिखा जाएगा कि जे ओवर एन इंटू ई। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे आप लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में बात करते हैं कि हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, कि पहले हमारे पास एरिया ज़्यादा है और बाद में जाकर एरिया कम हो गया। पहले पॉइंट के ऊपर अगर हम कहते हैं कि हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अगर फर्ज करें वो Vd1 है, तो बाद में जाकर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो Vd2 है। अब अगर ये किसी पोटेंशियल सोर्स के साथ अटैच होगा तो हम क्या जानते हैं, सीरीज में जो करंट होता है वो क्या रहता है, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर होगा तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और एरिया का आपस में क्या रिलेशन होगा, तो आंसर होगा इनवर्स। जिस जगह पर एरिया आपके पास ज्यादा होगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, और जहां एरिया कम हो जाएगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और रीजन हम फार्मूला से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट रह रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ रिलेशन क्या है, वो इनवर्स है। मींस इस क्रॉस सेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा होगा अगर उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आई है तो यहां भी करंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, आई। और यहां भी जो करंट की मैग्नीट्यूड होगी वो आई होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट सेम मैग्नीट्यूड से नहीं कर रहे होंगे। क्या होगा, हमारे पास अगर पॉइंट 1 के ऊपर एरिया ज्यादा है तो वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम। और पॉइंट 2 के ऊपर अगर आपका एरिया रिड्यूस हो गया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि यहां भी जो करंट होगा वो आई होगा और यहां भी जो करंट होगा वो आई होगा। तो ये कंडीशन याद रखनी है आपने कि इफ करंट इज कांस्टेंट, कि अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट की वैल्यू वो कांस्टेंट है तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ रिलेशन क्या होगा, इनवर्स होगा। ये सेम रिजल्ट है जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का होता है, यहां पर भी अप्लाई होगा। लेकिन अगर हमारे पास करंट की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहती, फिर इसका मतलब है कि अब हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। तो याद रखिएगा अगर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, हम कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा रहे हैं, हम कंडक्टर का एरिया डबल कर रहे हैं, तो याद रखें फिर लेंथ और एरिया के साथ इसका रिलेशन नहीं होता। क्योंकि अगर मैं यहां पर इस फार्मूला को चेंज करता हूं और इस फार्मूला को मैं लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस होता है, तो यहां पर आएगा वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस और साथ फैक्टर क्या है, एन ए ई। अब इस केस में आप लोग फार्मूला एक जानते हैं जो एफएससी में आपने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो टाइम एल ओवर ए। तो जब आप इस रेजिस्टेंस के रिलेशन को यहां पर यूज करेंगे तो आपका जो एरिया होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर ये कंडीशन नहीं है नॉन यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर की, तो फिर अगर आपसे कहा जाए कि एरिया बढ़ा रहे हैं, डायमीटर बढ़ा रहे हैं, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी, तो आंसर होगा नो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर, इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट है। मैं इस कंडीशन को अगर यूं लिखता हूं कि अगर हमारी जो करंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहती, और ये क्वेश्चन कैसा होगा, ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि अगर हम ये कहा जाए कि कंडक्टर है उसके डायमीटर को हम डबल कर देते हैं, या हमें ये कहा जाता है कि हम एक कंडक्टर है उसके एरिया को चेंज कर देते हैं, तो कोई भी फैक्टर हो सकता है, डबल कर दें, 4 टाइम्स कर दें, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया
एंड डायमीटर। और क्यों? क्योंकि हम जब इस केस में चेंज करेंगे उसके एरिया को, तो एरिया चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास अब उसकी डिपेंडेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नहीं रहेगी। तो ये दोनों कंडीशंस आप लोगों ने याद रखनी है। एक और चीज जो आपकी बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी मेंशन है, क्या टेम्परेचर चेंज करने से और पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती है? अब ये कंडीशन वही है जो हम लोग बात करते हैं कि अब करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो मैं अगर ऊपर रिलेशंस को देखता हूं तो मेरे पास रिलेशन बन रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ताल्लुक वोल्टेज से क्या है, डायरेक्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। फिर अगर टेम्परेचर की बात करें तो रेजिस्टेंस का ताल्लुक टेम्परेचर से डायरेक्ट होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ताल्लुक अगर टेम्परेचर से डायरेक्ट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सॉरी, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से डायरेक्ट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टेम्परेचर से क्या होगा, इनवर्स होगा। और ये वो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और ये यहां पर आएंगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, वो इनवर्स है। न्यूमेरिकल इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं आते, उसमें परेशान ना होइएगा। ये वो चंद एक चीजें हैं जो आपके कोर्स में शामिल हैं, किसी ना किसी हवाले से आप इनको पढ़ते हैं, इस वजह से मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल अगर आ भी जाता है तो ये फार्मूला याद रखें, इस फार्मूला को अप्लाई करें, आपका जो रिजल्ट होगा वो फाइंड हो जाएगा। इस फार्मूला के अंदर जो बाकी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स का आपको पता है कि वेरिएबल्स क्या क्या है हमारे पास। एन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ई चार्जेस हैं जो मूव कर रहे होते हैं। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल होंगे, देन हम कैसे कहेंगे चार्ज विल मूव ऑपोजिट टू फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पॉइंट मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं लास्ट में अगर रिप्रेजेंट करता हूं एक सिंपल डायग्राम से, तो वो ये है कि मेरे पास ये एरो किसी मेटेलिक कंडक्टर में रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये इलेक्ट्रॉन है उस कंडक्टर के। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, और ये जो वेलोसिटी होगी उन इलेक्ट्रॉन्स की, इसको हम क्या नाम दे रहे होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये मेन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। और ये बात हम किस में कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज सोर्स ऑफ करंट एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ करंट। सोर्स ऑफ करंट क्या चीज होती है? जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, हम उसको सोर्स ऑफ करंट का नाम देते हैं। यानी अगर लेट से मेरे पास ये एक सोर्स ऑफ करंट है और इस सोर्स ऑफ करंट को मैं नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, और ये डिवाइस क्या करे, ये उस नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ये है सोर्स ऑफ करंट की डेफिनेशन। और अगर सिग्नल की बात करें ना कि नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो तो उसको सेंसर कहा जाता है, ट्रांसड्यूसर। लेकिन जो डिवाइस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करे, हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, सोर्स ऑफ करंट। तो सोर्स ऑफ करंट की सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं है कि वो नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, साथ उसकी कंडीशन ये भी है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा उसकी वजह से कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। और अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता तो फिर हम उसको सेंसर शायद कह देंगे, लेकिन हम उसको सोर्स ऑफ करंट नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन, माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। साउंड नॉन इलेक्ट्रिकल है और ये करंट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन क्या वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है? नो। इस वजह से माइक सेंसर जरूर है लेकिन सोर्स ऑफ करंट नहीं है। अब सोर्स ऑफ करंट की एग्जांपल्स आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं कि सोर्स ऑफ करंट कौन कौन है और किस एनर्जी को किस में इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। तो चंद एक एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूं तो जनरेटर्स, जनरेटर्स का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और इनको मैकेनिकल एनर्जी कौन दे रहा होता है? हीट इंजन, जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेल की या बैटरी की,
तो सेल और बैटरी का काम क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अगर सोलर सेल की बात करें तो सोलर सेल लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसके अलावा अगर मैं थर्मोकपल की बात करूं, थर्मोकपल टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज भी होता है। ये मोस्ट सेंसिटिव डिवाइस है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और थर्मोकपल क्या करते हैं, थर्मोकपल हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो वो डिवाइसेस जो नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें और साथ कंडीशन क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें, हम उनको क्या नाम दे रहे होते हैं, सोर्स ऑफ करंट का। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, लेकिन कंडीशन याद रखनी है। और अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर हम उनको क्या नाम देंगे, सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इफेक्ट्स ऑफ करंट। जब भी किसी कंडक्टर में हमारे पास करंट पास होता है तो उस करंट के तीन इफेक्ट्स नजर आते हैं हमें। या तो उस करंट के पास होने की वजह से कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगी, इस इफेक्ट का नाम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, इसको जॉउस ने एक्सप्लेन किया। या तो उस कंडक्टर में करंट पास होने की वजह से उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इस इफेक्ट को क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। और या फिर उस कंडक्टर में करंट पास होने की वजह से एक केमिकल चेंज प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, और हम इसे बोलते क्या हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तीनों को ब्रीफली डिस्कस करना है हमने। हीटिंग इफेक्ट क्या है, करंट पास होने से हीट का प्रोड्यूस होना। कौन एक्सप्लेन करता है हीटिंग इफेक्ट को, इसको एक्सप्लेन करता है जॉउस लॉ। और जो जॉउस लॉ है वो ये है कि कंडक्टर में करंट पास होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस इनटू टाइम। और ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि जितना करंट पास ज्यादा करेगा, जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना टाइम ज्यादा, हीट ज्यादा। और आप जानते हैं कि आई स्क्वायर आर किसके इक्वल है, पावर के। इससे हमें एक चीज पता चलती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जिनकी पावर ज्यादा होती है वो हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा करती हैं। आपके टोस्टर्स, गीजर्स, हीटर्स जो इलेक्ट्रिकल हैं, इन तमाम की पावर ज्यादा होती है। एक इलेक्ट्रिकल आयरन जो लाइट वेट सी होती है वो 1300 वॉट की होती है, 1500 वॉट की। रीजन क्या है, उन्होंने हीट को प्रोड्यूस करना है। और अगर हम पुराने फिलामेंट बल्ब्स की बात करें तो जिसकी पावर ज्यादा होती थी वही लाइट ज्यादा प्रोड्यूस करता था, क्योंकि हीट भी वही प्रोड्यूस ज्यादा करेगा। हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है, अगर हम कॉज की बात करें तो बेसिकली जब किसी कंडक्टर में चार्ज मूव कर रहा होता है तो उस कंडक्टर में चार्ज के मूव करने की वजह से उस कंडक्टर का कोलिजन भी होगा एटम से। और जब कोलिजन होगा एटम से तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेगा, जिसको हम रेजिस्टेंस का नाम भी दे सकते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी वो लूज करेगा वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के कोलाइड करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी का लॉस हीट में कन्वर्ट होगा। अब जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी कोलिजन ज्यादा होगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी लूज ज्यादा होगी, और ऑटोमेटिकली उतनी हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा होती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो इसकी जो एप्लीकेशन हमारे पास है, फ्यूज हमारे घरों में यूज होते हैं डिफरेंट अप्लायंसेस के अंदर। फ्यूज के अलावा ऐसी अप्लायंसेस जिनका काम ही करंट से हीट को प्रोड्यूस करना है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हीटर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, गीजर हो, इन तमाम डिवाइसेस में हमारे पास करंट पास होने से हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। और रीजन जॉउस लॉ। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सप्लेन बायोट-सेवर्ट लॉ भी करता है, लेकिन मैं अगर सिलेबस की हद तक बात करूं तो इसको एक्सप्लेन करता है एम्पेयर्स लॉ, जिसने मैथमेटिकल फॉर्म इसको दी। और एम्पेयर लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी कंडक्टर में करंट पास करेगा तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड दो चीजों पे करती है। एक उसमें से पास होने वाले करंट डायरेक्टली, और दूसरा उस कंडक्टर से डिस्टेंस आर। ये दो फैक्टर्स हैं जिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी। एक करंट कितना ज्यादा पास कर रहा है और दूसरा कंडक्टर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड हो रही होती है। और ये एम्पेयर लॉ है। अब एम्पेयर लॉ की रीजन की बात करें तो रीजन इसकी क्या है, जब कंडक्टर में करंट पास होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज हमारे पास प्रोड्यूस किसे करेगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। एप्लीकेशंस,
इसकी एप्लीकेशन फ्यूज का रेप्लिका, जो फ्यूज पहले यूज होते थे घरों में, अब उन फ्यूज की जगह पर क्या यूज होते हैं, उन फ्यूज की जगह पर हमारे पास ब्रेकर्स यूज हो रहे होते हैं कि करंट अगर एक्सीड कर जाएगा तो ब्रेकर क्या कर जाता है, ऑफ हो जाता है, ताकि उस अप्लायंस को वो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट से बचा ले। इसके अलावा हमारे पास घरों में जो इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं वो, या सिंपल मैं कहूं कि हर वो डिवाइस जिसमें करंट पास होने की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटर हो, ड्रिल मशीन हो, इलेक्ट्रिक फैन हो, गैल्वेनोमीटर हो, हर वो डिवाइस जिसमें करंट पास होने की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक इफेक्ट की एप्लीकेशन है। और इसी तरह इंडस्ट्रीज के अंदर जो मैग्नेटिक क्रेन्स होती हैं वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट वन इज केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और जिस फिनोमिना में आप इसको देख रहे होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस है, केमिकल चेंज प्रोड्यूस होता है और आयंस की कंडक्शन होती है। कैथोड और एनोड के ऊपर आप देखते हैं कि मैस में चेंज आता है, जो पॉजिटिव होगा कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। अब ये जो पूरा फिनोमिना है ये फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। और वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो प्रोडक्ट होगा तीन चीजों का, जी इलेक्ट्रोलाइटिक कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, टेबल से इसकी वैल्यू देखी जा सकती है। डेल्टा एम चेंज इन मैस ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जब कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल आप कॉपर सल्फेट यूज करते हैं तो कॉपर पॉजिटिव आयंस डिपॉजिट होंगे कैथोड पे, तो कैथोड का कितना मैस चेंज हुआ, ये डेल्टा एम है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब होती है, आप चीप मेटल पे एक एक्सपेंसिव मेटल कोट करते हो तो बेसिकली कोटिंग के बाद उसका मैस चेंज होगा, ये डेल्टा एम चेंज इन मैस ऑफ कैथोड है। और साथ टाइम, कितनी देर तक ये प्रोसेस हुआ, इन तीन चीजों का प्रोडक्ट हमें बताएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में कितना करंट प्रोड्यूस हुआ। ये फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। जी इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट है, ये हर इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंट होता है, ये टेबल से आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं। जो फिनोमेना इसको एक्सप्लेन कर रहा होता है वो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस है, जिसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती है और उनकी कंडक्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें केमिकल इफेक्ट की, तो केमिकल इफेक्ट की एप्लीकेशन हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो हम डिपॉजिट करते हैं वो किस पे करते हैं, कैथोड पे। ये जो डेल्टा एम है ये भी चेंज इन मैस ऑफ कैथोड है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कैथोड पे हो रही होती है। इसके अलावा हमारे पास सेपरेशन ऑफ मेटल्स, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस यूज होता है। और एक और चीज जो कैलिब्रेशन ऑफ एम मीटर है, जब आप गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करते हो तो उस एम मीटर को कैलिब्रेट करना पड़ता है और उस एम मीटर की कैलिब्रेशन के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइसिस यूज हो रहा होता है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं केमिकल इफेक्ट की कि कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा होता है। फिर एक और पॉइंट बुक में है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमेना हम जब डिस्कस करते हैं तो एक डिवाइस है वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर नहीं वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या है, वोल्टामीटर एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। तो वोल्टामीटर के हवाले से भी याद रखिएगा कि अगर एमसीक्यू आ जाए कि व्हाट इज वोल्टामीटर। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, जिनको मैंने जितना ब्रीफली हो सका मैंने उसको डिस्कस किया और आपको रिवाइज करवा दिया कि अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और आप इनके आंसर दे सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आसान, मुश्किल नहीं है, एंड दैट इज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ की मैथमेटिकल अगर आपसे स्टेटमेंट पूछी जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR। अब ये चीज हमने डिस्कस करनी है और फिर इसको हमने इसी ओहम्स लॉ की बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़नी है मटेरियल्स की।
और फिर आगे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इनकी बात करेंगे। ओम्स लॉ प्रपोज किसने किया था? ये मैं नाम अमूमन लिखता भी हूं और सिर्फ एक पॉइंट बताने के लिए, ये प्रपोज किया था जॉर्ज साइमन ओहम ने। और ये जो साइमन है, याद रखिएगा, ये वो नाम नहीं है जो कंडक्टेंस का यूनिट है, वो सीमन है। जो आप इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का नाम सुनते हैं SIEMEN, वो डिफरेंट है। ये जॉर्ज साइमन ओहम जिसने ये प्रपोज किया था, बेसिकली रिलेशन किसके दरमियान, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अब ओहम्स लॉ हमारे पास अप्लाई जब होता है तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो एक लिमिटेशन तो आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ ओहमिक मटेरियल्स पे अप्लाई होगा, ये बात कहना गलत नहीं है। इसके अलावा जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो वो लिमिटेशंस क्या हैं कि ओहम्स लॉ अप्लाई तब होगा जब हमारे कंडक्टर के अंदर तमाम जो फिजिकल उसकी कंडीशंस हैं, वो फिजिकल कंडीशंस क्या हों, वो कांस्टेंट हो। फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट। अब फिजिकल कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फिजिकल कंडीशन में आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आपके पास आ जाता है टेम्परेचर और एक उसकी आ जाती है डायमेंशंस। कि मतलब ना तो उस कंडक्टर की डायमेंशन चेंज हो रही हो और ना उस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। तो अगर ऐसा होगा तो फिर उस पर ओहम्स लॉ अप्लाई होता है। इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर एक कंडक्टर का ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसकी लेंथ एरिया कांस्टेंट रहता है और उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, ये तमाम चीज़ें एक जैसी हैं। चाहे मैं इसको डायमेंशंस की फॉर्म में कह दूं, टेम्परेचर की फॉर्म में कह दूं, रेजिस्टेंस की फॉर्म में कह दूं, तमाम घूम फिर के यहीं पर आएंगी कि अगर फिजिकल फैक्टर्स ओवरऑल कांस्टेंट हैं तो हमारा जो ओहम लॉ होगा वो ओबे होगा, और अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर ओहम्स लॉ ओबे नहीं होता। अब ओहम लॉ को मैथमेटिकली दो तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। मैं इसकी दो मैथमेटिकल फॉर्म्स को डिस्कस करने लगा और दो इसकी स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट ये है कि potential difference across the conductor is directly proportional to the current passing through the conductor. Potential difference across a conductor is directly proportional to the current passing through the conductor. और दूसरा क्या है, current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. एक मैं V की डिपेंडेंस में I पे ले रहा हूं, एक I की डिपेंडेंस V पे ले रहा हूं, दोनों करेक्ट हैं। फर्क यह आएगा कि दोनों को जब मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे तो दोनों में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखेंगे बस वो डिफरेंट लिखेंगे। जब हम कहेंगे कि वी आई पे डिपेंड करेगा, जब हम कहेंगे कि वी आई पे डिपेंड करेगा तो यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या है, दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और रेजिस्टेंस क्या होती है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं आई डिपेंड करेगा वी पर, तो यहां जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, और वो क्या है, दैट इज कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, जी से। और ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास रेसिप्रोकल होता है उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस का। अब दोनों को मैं मैथमेटिकली अगर लिखूंगा तो फॉर्म इनकी क्या बनेगी, पहले की फॉर्म बन जाएगी V इज इक्वल टू I इंटू आर। ये कन्वेंशनल मैथमेटिकल फॉर्म है ओहम्स लॉ की, कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ लिख रहा हूँ I प्रोपोर्शनल टू V, तो यहां जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या है, वो G है। तो यूं लिखना भी गलत नहीं है, I इज इक्वल टू GV, लेकिन कन्वेंशन ये नहीं है। कन्वेंशन क्या है कि मैं यहां पर G की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा किसके इक्वल, 1/r के, और यहां भी रिलेशन क्या बनेगा, V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो कंफ्यूज करने के लिए अगर कहीं पर एग्जामिनर आपको लिख देता है I इज इक्वल टू GV, तो वो गलत नहीं है, वो ठीक है। लेकिन कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन यही है कि ओहम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, V इज इक्वल टू I टाइम्स R, और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का क्या है, वो रेसिप्रोकल होते हैं। अब इनकी मैथमेटिकल हम आ जाएं रिलेशन की तरफ। अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग इसको मैं, सॉरी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो मेरा ग्राफ V अलोंग Y, I अलोंग X, क्योंकि I पे डिपेंडेंस है। ग्राफ क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन, तभी ओम्स लॉ ओबे होगा। अगर तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं है,
और ओम्स लॉ ओबे भी नहीं होगा। तो अगर ग्राफ में वोल्टेज अलोंग वाई, करंट अलोंग एक्स, और हमसे एग्जामिनर पूछे इस ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल है, तो हम कहेंगे कि स्लोप इसके रेजिस्टेंस के इक्वल है, क्योंकि स्लोप को जब हम यहां कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप है tan थीटा, और tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, वोल्टेज ओवर करंट, और वो क्या है, वो इसकी रेजिस्टेंस है। और अगर एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कहता है कि वोल्टेज करंट का ग्राफ है तो स्लोप का रेसिप्रोकल किसके इक्वल है, तो तब हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। और स्लोप की जगह एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और वो क्या है, ग्रेडियंट। और ये पास पेपर्स में अगर देखें तो एक और यूनिट के अंदर बजाय एग्जामिनर ने स्लोप का वर्ड यूज करने के ग्रेडियंट का वर्ड यूज किया हुआ है। अब आ जाए आई प्रोपोर्शनल टू वी, और आप ज्यादातर जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो यही ड्रॉ करते हैं। इवन सेमीकंडक्टर्स में भी जब आप करेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करते हैं फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, तो ग्राफ वी और आई का नहीं होता, ग्राफ आई और वी का होता है। तो करंट हमारा हमेशा जो ग्राफ जो ड्रॉ होता है ओहम्स लॉ का, वो आई और वी का होता है। और यहां पर भी अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब हमसे अगर पूछा जाए कि इस ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल है, तो अब आप ये नहीं कहोगे कि स्लोप अब रेजिस्टेंस के इक्वल है। अब अगर मैं स्लोप यानी ग्रेडियंट फाइंड करता हूं, परपेंडिकुलर अब मेरा करंट है, बेस मेरा वोल्टेज है, तो ये किसके इक्वल है, ये रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल है। और जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है वो क्या है, वो कंडक्टेंस है। और यहां मुझसे एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछे कि इस ग्राफ के अंदर ये बताएं कि स्लोप का रेसिप्रोकल किसके इक्वल है, तो इस ग्राफ में स्लोप का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ये चीजें आपने मैथमेटिकली इसमें याद रखनी है कि मैथमेटिकल जब हम ओहम्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ करंट और वोल्टेज का होता है। और करंट और वोल्टेज के ग्राफ में अगर हमने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप का रेसिप्रोकल। अब इससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस हमसे एग्जामिनर पूछता है कि ग्राफ वो दे देगा करंट और वोल्टेज का, चार मैं ग्राफ यहां पर ड्रॉ करता हूं, ए, बी, सी और डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताएं कि ये चार डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए करंट और वोल्टेज का ग्राफ है, किसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है और किसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है, क्या आंसर देंगे, किसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है और किसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है। अब हम ये कहेंगे कि अगर करंट और वोल्टेज का ग्राफ है तो स्लोप का जो रेसिप्रोकल है वो रेजिस्टेंस है। तो फिर जिसकी स्लोप सबसे कम होगी उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। तो हम रिजल्ट ये लिखेंगे कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो किसकी है, वो डी, और जो मिनिमम रेजिस्टेंस हमारे पास है वो किसकी है, वो ए की है। तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपने ग्राफ को रीड प्रॉपरली करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे यहां पर डिस्कस करता हूं वैल्यू बेस ग्राफ में, कि अगर ग्राफ है करंट और वोल्टेज का और दो कर्व्स मैं ड्रॉ करता हूं, एक कर्व मेरे पास ए की 60 डिग्री पर है और बी की मेरे पास 45 डिग्री पर है, तो मुझे बताएं इन दो कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस की रेशो किसके इक्वल आएगी। अगर दो कंडक्टर्स हैं, उनका करंट वोल्टेज का ग्राफ इंक्लाइंड है 60 डिग्री और 45 डिग्री पर, तो उन दोनों कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस की रेशो किसके इक्वल आएगी। अब देखते हैं आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मुझे फाइंड करनी है रेजिस्टेंस की रेशो। जो पॉइंट यहां पर है वो ये है कि मैंने जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल लेना है। ये जो पॉइंट मैंने यहां पर लिखा ये आपको हेल्प करेगा कि रेजिस्टेंस का ताल्लुक उसकी स्लोप से रिवर्स है। तो जब फार्मूला मैं यहां पर बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, मैं ऊपर लिखूंगा स्लोप किसकी, बी की, और नीचे मैं लिखूंगा स्लोप ए की। स्लोप किसके इक्वल है, tan थीटा, तो ऊपर आएगा tan थीटा बी का, नीचे क्या आएगा tan थीटा ए का। और tan थीटा बी का एंगल कितना है 45, tan 45, और हमारे पास नीचे एंगल क्या है ए का 60, tan 60।
तो tan 45 और tan 60, tan 45 1 है और tan 60 क्या है, √3, तो 1/√3 आपका आंसर होगा। और 1/√3 कितना होता है, 0.577। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी होते हैं, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बस इसमें ख्याल रखना है कि ग्राफ करंट वोल्टेज का है या वोल्टेज करंट का है, और उसमें कोई मसला नहीं होता। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। हम सॉलिड्स को, जो कंडक्टर्स हमारे पास हैं, उनको ओम्स लॉ की बेस पर क्लासिफाई भी करते हैं। अब जब हम ओम्स लॉ की बेस पे क्लासिफाई करेंगे, तो ओम्स लॉ की बेस पर हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स आते हैं। एक हमारे पास आते हैं ओमिक मटेरियल्स, या ओमिक सब्सटेंसेस भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं नॉन ओमिक। तो ओमिक और नॉन ओमिक में डिफरेंस क्या है? पहला पॉइंट तो यही होगा कि ओमिक मटेरियल्स वो हैं जो ओबे करते हैं ओहम्स लॉ को। ओमिक ओबे करेंगे ओहम्स लॉ को, और नॉन ओमिक जो होंगे वो क्या होंगे, डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ। अब ओबे ओहम्स लॉ और डजंट ओबे ओहम लॉ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओमिक मटेरियल्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी ओवरऑल, या कंडक्टेंस होगी, वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन नॉन ओमिक में आपकी जो रेजिस्टेंस है या कंडक्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। और यहाँ कांस्टेंट ना रहने की दो चीजें हो सकती हैं, या तो उनकी रेजिस्टेंस जो होगी वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रही होगी, या उनकी रेजिस्टेंस टाइम के साथ क्या हो रही होगी, डिक्रीज। एक चीज और यहां पर है, या इंक्रीज या डिक्रीज। इसको आप यूं भी कह सकते हो कि ओहमिक के अंदर वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट होगा। ये बात भी कहना ठीक है, डायरेक्ट होगा और लीनियर होगा। डायरेक्ट है और रिलेशन क्या है, वो लीनियर है। लेकिन नॉन ओमिक में वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट तो होगा लेकिन वो लीनियर नहीं होगा। अब मैंने ये जो यहां पर लाइन लगा दी, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमारे पास रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि पावर 1 के साथ रिलेशन नहीं है, वो वेरिएबल आपको इन्वॉल्व हो जाएगा जिसके साथ आपके वोल्टेज और करंट की जो स्लोप होगी वो क्या हो रही होगी, वो चेंज हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट ओमिक और नॉन ओमिक में वो ये हम कह सकते हैं कि ओमिक मटेरियल्स के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर है ओवरऑल वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, तभी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। और नॉन ओमिक में हमारी जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सरसाइज में कि फिलामेंट बल्ब जो है वो ओम्स लॉ को ओबे क्यों नहीं करता, रीजन ये है कि उसके चलने के साथ साथ उसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता। जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वो मटेरियल ओमिक नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, वो नॉन ओमिक बन जाएगा। एक और तरह से इसको मैं डिफरेंशिएट अगर करना चाहूं, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। स्लोप, कि अगर हमारे पास ओमिक मटेरियल होगा तो वोल्टेज करंट का ग्राफ हो या करंट वोल्टेज का ग्राफ हो, हमारी स्लोप जो होगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। लेकिन अगर नॉन ओमिक मटेरियल है तो हमारी जो स्लोप होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर हम वही बात करेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका मतलब ये है कि स्लोप या तो बढ़ रही होगी या स्लोप क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ग्राफिकल अगर मैं देखता हूं ओमिक और नॉन ओमिक को, तो ओमिक मटेरियल्स जो होंगे उनमें चाहे ग्राफ वोल्टेज करंट का है या करंट वोल्टेज का है, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये तमाम बातें जो ऊपर मैंने लिखी हैं वो तमाम बातें इस अकेले ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। लीनियर है, यूनिफॉर्म स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट है। और सिमिलरली करंट और वोल्टेज लीनियर है, स्लोप यूनिफॉर्म है। फर्क यह है कि एक में स्लोप रेजिस्टेंस है और एक में स्लोप कंडक्टेंस है। नॉन ओमिक में क्या होगा, नॉन ओमिक मटेरियल्स के अंदर ये ग्राफ वेरी करता है। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं डिटेल में कि अगर ये ग्राफ है वोल्टेज और करंट का, तो नॉन ओमिक में ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर जाएगा। अब डेविएट दो तरह से करेगा,
या तो इंक्रीजिंग स्लोप या फिर डिक्रीजिंग स्लोप। अब किन के लिए ये इंक्रीजिंग स्लोप है और किन के लिए डिक्रीजिंग स्लोप है? अगर ये ग्राफ जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसकी स्लोप बढ़ रही है, अगर स्लोप बढ़ रही है इसका मतलब क्या होगा कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है। और दूसरे ग्राफ के अंदर स्लोप अगर कम हो रही है तो ये शो करेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो ये वो मटेरियल्स हैं जिनके रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन डायरेक्ट है, कि जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इनकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइसेस। जैसे थर्मिस्टर्स में पढ़ते हैं, इनका अल्फा पॉजिटिव होगा, और अल्फा उनका पॉजिटिव होता है जिनके रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स है। और जहां टेम्परेचर का रेजिस्टेंस से रिलेशन इनवर्स होता है ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइसेस होती हैं। मैं एग्जांपल्स दूं तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में सेमीकंडक्टर्स हैं, डायोड्स हैं, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में आपका फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट। उसका टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही होती है। लेकिन अगर ग्राफ करंट वोल्टेज का हो, करंट अलोंग वाई हो, वोल्टेज अलोंग एक्स हो, अब आपने इसको रिवर्स रीड करना है। अब अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन से डेविएट करता है, चाहे अपवर्ड डेविएट करे और चाहे डाउनवर्ड डेविएट करे, जो डेविएट अपवर्ड करेगा अब आप कहोगे कि कंडक्टेंस बढ़ रही है, या आप कहोगे कि रेजिस्टेंस कम हो रही है। नीचे वाले में क्या कहोगे? कंडक्टेंस कम हो रही है, या आप कहोगे कि रेजिस्टेंस बढ़ रही है। अब रेजिस्टेंस अगर कम हो रही है इसका मतलब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है? इनवर्स, या कंडक्टेंस का टेम्परेचर से डायरेक्ट है। और नीचे वाले केस में अगर कंडक्टेंस कम, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस का ताल्लुक टेम्परेचर से क्या है? डायरेक्ट। अब मैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करूं, अब ऊपर वाला ग्राफ नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का होगा और नीचे वाला पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का होगा। और यही आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि अगर आपको नॉन ओमिक का ग्राफ ड्रॉ करके दिया जाए, पूछा जाए कौन सा टंगस्टन का है, कौन सा डायोड का है, तो आप पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला ग्राफ कहोगे कि किसका है? वो टंगस्टन का है। जैसे यहां पर ये जो ग्राफ हमारा होगा ये टंगस्टन फिलामेंट का है, क्योंकि वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। और नीचे वाला ग्राफ जो मेरे पास है ये किसका है? ये सेमीकंडक्टर्स का है। इस केस में भी ऐसा ही होगा, ऊपर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो ऊपर वाला ग्राफ सेमीकंडक्टर का है, और नीचे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो नीचे वाला ग्राफ किसका है? वो टंगस्टन फिलामेंट का है। इससे हमें यह पता चलता है कि नॉन ओमिक डिवाइसेस दो तरह की होती हैं। एक नॉन ओमिक डिवाइसेस वो होती हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, और एक नॉन ओमिक डिवाइसेस वो हैं जिनमें टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। तो मेरा ख्याल है एग्जांपल्स भी आपको पता चल गई। इनमें एग्जांपल्स क्या हैं? ओमिक के अंदर मैं एग्जांपल्स को अगर कोड करता हूं तो ये कहा जाता है कि तमाम मेटेलिक कंडक्टर्स, और लिमिट ऑब्वियसली हर जगह होती है, एक लिमिट के बाद उसमें किसी भी अच्छे कंडक्टर में भी जो होगा वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम घरों के अंदर इलेक्ट्रिक फैन को यूज करते हैं, अगर वो भी कॉन्टिन्यूसली 4-5 दिन चलता रहेगा तो कॉपर की चाहे रेजिस्टिविटी बहुत कम है लेकिन उसने भी हीट अप हो जाना है। तो मेटेलिक कंडक्टर्स, लेकिन एक एक्सेप्शन यहां पर है, एक्सेप्ट टंगस्टन। और टंगस्टन भी कब? जब वो यूज होगा एज अ फिलामेंट। और अगर मैं नॉन ओमिक एग्जांपल्स की बात करूं तो आपके पास एग्जांपल्स अब लिखी गई हैं यहां पर, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। नॉन ओमिक की एग्जांपल्स में आपके पास आ जाएगा टंगस्टन, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब या सिंपल टंगस्टन फिलामेंट, चाहे वो कहीं भी यूज हो, सिंपल इलेक्ट्रॉन गन में यूज हो। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, और चाहे आप सेमीकंडक्टर के डायोड की बात करो, चाहे सेमीकंडक्टर के ट्रांजिस्टर की बात करो, सेमीकंडक्टर होगा तो वो क्या होगा? वो नॉन ओमिक होगा। तो उम्मीद है आपको ओमिक और नॉन ओमिक का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, और उसमें जो ग्राफ रीड करना है स्पेसिफिकली नॉन ओमिक में वो भी क्लियर हो गया होगा। एक दफा खुद इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, उसमें लेबल कीजिएगा, जो जो चीजें आपको समझ आती हैं उसको लेबल करें, आपको ये याद हो जाएगा कि ग्राफ को रीड कैसे करना है।
अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा कुछ इन फिजिकल क्वांटिटीज की जो हमें ओहम्स लॉ से पता चलती हैं, जिनमें रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ये सारे फैक्टर्स हैं। और एक और फैक्टर जो बेसिकली रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस को शो करता है टेम्परेचर पे, उससे आता है, वो कांस्टेंट है और वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या उसको बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इस चीज को मैं हमेशा जब भी क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं कंपैरिजन की फॉर्म में पढ़ाता हूं, याद करना आसान हो जाता है। यहाँ भी मैं उसको इसी तरह से मेंशन करूंगा। आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो आप लोग भी यही काम करें, टेबल बनाएं ताकि हर फिजिकल क्वांटिटीज सेपरेट हो जाए। तो मैं 5 यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको कंपेयर कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इस टेबल से कवर हो जाते हैं, ख़ास तौर पे डिपेंडेंस के। जी, अब क्या क्या वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे हैं। उनमें रेजिस्टेंस है जिसका सिंबल हमारे पास कैपिटल आर होता है। रेजिस्टेंस के अलावा हमारे पास कंडक्टेंस है, सिंबल कैपिटल जी होता है। इसके अलावा रेजिस्टिविटी, सिंबल रो। और रेजिस्टिविटी के अलावा इसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी के अलावा इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि हम डायमेंशन को फिक्स कर देते हैं कि फॉर 1 मीटर क्यूब, तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी के अलावा हमारी जो क्वांटिटी वो कंडक्टिविटी, इसका सिंबल सिग्मा, और इसको आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। वो लास्ट में हम जो लिखेंगे क्वांटिटी वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जैसे लीनियर एक्सपेंशन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, इसी तरह टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस का, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टिविटी का भी होता है, और इसका सिंबल अल्फा होता है। और सिंबल याद रखें, एक से ज़्यादा जगहों पर यूज़ हो सकते हैं। आपको स्टेटमेंट पढ़ के आइडिया हो जाता है कि ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पर कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा है, ये सिग्मा सिंबल कंडक्टिविटी के अलावा किसका यूज़ होता है, स्ट्रेस का, इसके अलावा स्टीफन्स कांस्टेंट का। ये जो रेजिस्टिविटी का सिंबल रो है, ये इसके अलावा डेंसिटी का सिंबल यूज़ होता है। जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का सिंबल अल्फा है, ये इसके अलावा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का भी यूज़ हो रहा होता है। तो स्टेटमेंट बता देती है कि वहां पर ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट जो मैं कंपैरिजन में यहां पर डिस्कस करूंगा कि इनको डिफाइन कैसे करते हैं, इनकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर लिखी हो हम बता सकें ये क्या है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन, ये ऑपोजिशन है जो कौन ऑफर करेगा, ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, किसको, टू इलेक्ट्रिक करंट। और सिंपल लिखना चाहें तो यह भी लिखा जा सकता है कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? अगर रेजिस्टेंस ऑपोजिशन है तो कंडक्टेंस सपोर्ट है। तो सपोर्ट ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, के कंडक्टर कितना वेलकम करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ये हमारे पास कंडक्टेंस कहलाती है। और इवन इसकी जगह पर यह भी लिखा जाता है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो इसको कहा जाता है कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। क्या अगर एक कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो 1 मीटर क्यूब के अंदर जो उसकी रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टिविटी होगी। एंड व्हाट इज कंडक्टिविटी? चाहे इसको ये कह दें कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और चाहे आप इसको यूं लिख दें कि कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। और लास्ट में टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज। अब ये वर्ड फ्रैक्शनल का आ गया, ये आगे भी यूज होना है सेकेंड ईयर में,
कहीं भी अगर ये वर्ड यूज हो ना फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू। अगर मैं कहता हूं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, तो आप क्या कहेंगे? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो ये किसका है फ्रैक्शनल चेंज? ये है फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस। किस वजह से? पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, और आप इवन पर सेल्सियस भी कह सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज केल्विन में और टेम्परेचर का चेंज सेल्सियस में इक्वल होता है। ये पहला पॉइंट इनसे रिलेटेड हो गया जो आपको पता होना चाहिए। ये कई स्टूडेंट सोचते हैं कि डेफिनेशंस और क्या स्टेटमेंट्स भी याद करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी एमसीक्यूज के लिए। एमडी कैड में हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं होता। 40 अगर आपके एमसीक्यूज हैं तो 40 में से शायद आपके 6, 7 या 8, हार्डली 10 मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स होंगे। बाकी 30 जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो स्टेटमेंट बेस होंगे, ग्राफ बेस होंगे, फार्मूला बेस होंगे, यूनिट बेस होंगे। तो उसके लिए बाकी तमाम इंफॉर्मेशन को याद रखना जरूरी है। तो कई दफा हमने चीज पढ़ी नहीं होती तैयारी में, तो वहां पहली दफा जब सामने लिखी हुई आती है हम कहते हैं ये क्या है, शायद ये आउट ऑफ सिलेबस आ गई है। तो स्टेटमेंट्स को नहीं आपने इग्नोर करना। सेकंड पॉइंट मैं यहां पर डिस्कस करूंगा इनके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को, कि हम इन तमाम को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? रो टाइम्स लेंथ ओवर एरिया, और या फिर इसको सिंपल कहा जाएगा रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, या फिर इसको कहा जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। ये सारे रिलेशन रेजिस्टेंस के हैं। कंडक्टेंस, इन फार्मूलाज को रेजिस्टेंस वालों को उल्टा कर दें। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, साथ आ जाएगा एरिया ओवर लेंथ। रेजिस्टेंस वोल्टेज ओवर करंट है, तो ये रेशियो बिटवीन करंट एंड वोल्टेज है। और इसके अलावा ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टिविटी का कोई फार्मूला नहीं होता, रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, क्योंकि आपने इसको फिक्स कर दिया कि अगर हमारी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। सिर्फ मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल, या रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। सिमिलरली कंडक्टिविटी का भी कोई फार्मूला नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है। सिर्फ लिखने की हद तक आप लिख सकते हैं इसको कि ये किसके इक्वल है, ये जी एल ओवर ए के इक्वल है, या फिर ये हमारे पास रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। इसी तरह टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। ये अगर हम वैल्यूज को चेंज करेंगे भी इन फार्मूलाज में, अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और ये क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज इन रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर नॉट ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये आ गया फ्रैक्शनल चेंज, और साथ डेल्टा टी। और अगर इसको रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिखें तो रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इंटू डेल्टा टी। तो अगर ये इसका फार्मूला नहीं, फिर इनका यूज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा भी कि फिर इनको यूज कहां पर करना है इन फार्मूलाज को, खासतौर पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले। नेक्स्ट पॉइंट, इनके यूनिट्स क्या हैं, और हम बात कर रहे होंगे एसआई यूनिट की। बेस यूनिट आप लोगों ने फाइंड करना है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमारे पास होता है ओहम, सिंबल होता है ओमेगा, और ओमेगा इक्वल होता है वोल्ट पर एम्पेयर के। साथ इसका जल्दी से ऐसा ही बेस यूनिट फाइंड करके लिखें। कंडक्टेंस उल्टा कर दें रेजिस्टेंस को, इसके कई नाम यूज होते हैं, मोहो भी यूज होता है, पर ओहम भी यूज होता है, एम्पेयर पर वोल्ट भी यूज होता है, और इसके अलावा सिमन भी इसके लिए यूज होता है। अगर आप रेजिस्टेंस का ऐसा ही बेस यूनिट लिख लेंगे, उल्टा करेंगे, कंडक्टेंस का आ जाएगा। रेजिस्टिविटी ओहम मीटर, क्योंकि हम जब फार्मूला के अंदर देखें तो एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, तो मीटर स्क्वायर मीटर कैंसिल होगा, तो ओहम मीटर इसका आंसर आएगा। तो ओहम मीटर हमारे पास यूनिट है रेजिस्टिविटी का, और ओहम को लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पेयर, तो हम कहेंगे वोल्ट मीटर पर एम्पेयर भी इसका यूनिट है। और इसका अगर ऐसा ही बेस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस को मीटर से मल्टीप्लाई कर दें, रेजिस्टिविटी आ जाएगा। कंडक्टिविटी मोहो यानी पर ओहम पर मीटर, या साइमन पर मीटर, या फिर एम्पेयर पर वोल्ट पर मीटर। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो यूनिट होता है वो पर केल्विन है, क्योंकि टेम्परेचर के अलावा बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा। और यही इसका ऐसा यूनिट है, और यही इसका ऐसा ही बेस यूनिट है। अब मैं इनके अगर ऐसा ही बेस को लिखता हूं
तो पावर को करंट के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। पावर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये इसका एसआई बेस यूनिट है। डायरेक्ट अब याद कर लें कि ये पावर है और पावर के एसआई बेस को करंट के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। इसको अब उल्टा कर दें, पर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब एम्पेयर पावर 2, ये कंडक्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को मीटर से मल्टीप्लाई कर दें, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब एम्पेयर पावर -2, रेजिस्टिविटी आ गया। और इसको उल्टा कर दें, पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब सेकंड क्यूब एम्पेयर पावर 2, ये किसका आ गया? कंडक्टिविटी का आ गया। तो सिर्फ रेजिस्टेंस का यूनिट याद करना है, आप बाकी तमाम के यूनिट्स को लिख सकते हो। और आपको यहाँ पर एक और चीज पता चल गई कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि पर केल्विन किसका यूनिट है, तो आप बता सकते हैं कि पर केल्विन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट है, और इसके अलावा ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का भी यूनिट होता है। लास्ट इनमें डिफरेंस जो हम डिस्कस करेंगे वो डिपेंडेंस का करेंगे, कि ये जो फिजिकल हमारे पास कंडीशंस हैं इनकी डिपेंडेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस डायमेंशंस के साथ होती है, लेंथ के साथ इसका रिलेशन डायरेक्ट है, एरिया के साथ इसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास? इनवर्स। ये फार्मूला से भी देख सकते हो, लेंथ से डायरेक्ट, एरिया से इनवर्स। इसके अलावा टेम्परेचर के साथ अगर हम बात करें मेटेलिक कंडक्टर्स की, तो मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए डायरेक्ट होगा, सेमी कंडक्टर्स के लिए इनवर्स होगा। ये बात याद रखनी है। मैं ये स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं किसकी? मेटल्स की। ओमिक नहीं कह देना कि सिर्फ ओमिक की, क्योंकि नॉन ओमिक में भी टंगस्टन शामिल है और उसमें भी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट होता है। और इसके अलावा इसकी डिपेंडेंस किस पे है? रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस नेचर के ऊपर होती है, नेचर ऑफ मटेरियल। मेरे पास अगर एक लेंथ का कॉपर रॉड है और उसी लेंथ का मेरे पास अगर सिल्वर का है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि रेजिस्टेंस दोनों की सेम है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल के अंदर फिर इम्प्योरिटीज भी आ जाती हैं। ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास इम्प्योरिटी इन्वॉल्व होती है तो इम्प्योरिटी की वजह से भी नेचर चेंज होगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। अब आए कंडक्टेंस। जो आपने रेजिस्टेंस में लिखा उसको रिवर्स कर दें तो कंडक्टेंस आ जाएगा। यानी कंडक्टेंस की मैं अगर डिपेंडेंस लिखता हूं तो मैं कहूंगा कि लेंथ के साथ कंडक्टेंस का ताल्लुक इनवर्स होगा, एरिया के साथ कंडक्टेंस का ताल्लुक डायरेक्ट होगा, और मेटल्स की बात अगर करें तो कंडक्टेंस का मेटल्स के लिए टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या होगा? इनवर्स होगा। और ऑब्वियसली इसका ताल्लुक भी नेचर के साथ और इंप्योरिटी के साथ होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि इसका ताल्लुक डायमेंशन से नहीं होता। कई दफा आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कहेगा कि लेंथ की रेशो गिवन है, एरिया की रेशो गिवन है, या डायमीटर की रेशो गिवन है, बताएं रेजिस्टिविटी की रेशो क्या है। तो याद रखें कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन से मुराद है कि लेंथ और एरिया इन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया 1 मीटर क्यूब। तो फिर ये डिपेंड किस पे करेगा? ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, और इसके अलावा ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे। और टेम्परेचर के साथ अगर मैंने रिलेशन डायरेक्ट लिखा, इसका मतलब फिर वही है कि मैं मेटल्स के लिए लिख रहा हूँ, सेमीकंडक्टर्स के लिए ये इन्वर्स होगा। और अगर मैं नेचर की बात कर रहा हूँ तो हर जगह जहाँ नेचर है वहाँ इम्प्योरिटी भी आएगी, क्योंकि इम्प्योरिटी के आने की वजह से नेचर चेंज होगी, ऑटोमेटिकली रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। हमारे कई ऐसे अलॉय होते हैं, जैसे आप लोग मैग्नीफायर वायर की बात करते हैं, तो मैग्नीफायर वायर हमारे पास यूज होती है रियल स्टेट में। वो क्या है? वो अलॉय है। तो ऐसे कई और अलॉय हैं, और जब अलॉय होते हैं तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। इनको बनाया इस वजह से जाता है ताकि हम अपने स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल किया कर सकें। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी को उल्टा कर दें, यानी यहां भी मैं यही बात लिखूंगा कि इसका ताल्लुक भी डायमेंशंस के साथ नहीं है। तो यहां भी ख्याल रखना है कि डायमेंशंस को जितना मर्जी चेंज करता जाए, कंडक्टिविटी को फर्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, और उसके अलावा ये डिपेंड करेगा नेचर पे। अब यहां पर आप लोगों ने काम करना है, बुक में जो टेबल गिवन है उस टेबल के अंदर आपने सिर्फ ये याद करना है
कि किसकी वैल्यू मैक्सिमम है और किसकी वैल्यू मिनिमम है। याद है आपको कि कौन सा मेटेलिक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिनिमम है? किस मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी मिनिमम है और किस मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमारे बुक के अकॉर्डिंग मैक्सिमम है? तो फिर जिसकी रेजिस्टिविटी मिनिमम हुई, क्या हम कह सकते हैं कि वो बेस्ट कंडक्टर है? अगर आप कह रहे हैं सिल्वर कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, तो फिर ये कहना ठीक होगा कि जो बेस्ट कंडक्टर होगा वो सिल्वर होगा। ठीक है, तो सिल्वर की वैल्यू जो है रेजिस्टिविटी की वो सबसे कम है। और मेटेलिक कंडक्टर्स में अगर आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो वो एक अलॉय मेंशन आपकी बुक में होगा, नाइक्रोम। और नाइक्रोम अलॉय है निकल का, आयरन का और इसके अलावा क्रोमियम का। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को टेबल से पता चल जाती है। फिर आपके पास उस टेबल में सेमीकंडक्टर्स में अगर कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन को कंपेयर करें, तो सबसे कम जो रेजिस्टिविटी है वो कार्बन की है और सबसे ज्यादा जो रेजिस्टिविटी है वो सिलिकॉन की है, इन तीन में। तो ये आप लोगों को टेबल पता होना चाहिए। फिर अगर रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा है उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम है। तो सिल्वर की अगर रेजिस्टिविटी सबसे कम है तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसकी डिपेंडेंस की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, क्योंकि इसको भी आपने फिक्स कर दिया 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो इसका ताल्लुक भी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल से होगा। और ये बात मैं ऊपर कर चुका हूं कि हमारे पास अल्फा की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिनका अल्फा पॉजिटिव है। और दूसरे होते हैं एनटीसी, ये थर्मिस्टर्स में आप पढ़ते हैं, जिनके टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव है। अब पीटीसी और एनटीसी, पीटीसी अल्फा पॉजिटिव, इसका मतलब है कि इनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का ताल्लुक टेम्परेचर से डायरेक्ट होता है। और एनटीसी, इनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ताल्लुक इनवर्स होता है। कंडक्टेंस की बात करूं तो पीटीसी में कंडक्टेंस का टेम्परेचर से ताल्लुक इनवर्स होगा और एनटीसी में कंडक्टेंस का ताल्लुक टेम्परेचर से डायरेक्ट होगा। अब कौन है पॉजिटिव, कौन है नेगेटिव, आप अपनी बुक के अंदर उस टेबल को देखें तो आपको टेबल में नजर आ जाएगा कि जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वो तमाम ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि इनके टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, कोलिजन बढ़ता है। और जितने भी हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, यहां भी ये नहीं कहना कि जितने भी नॉन ओमिक है, ये कहना जितने मेटल सेमीकंडक्टर्स हैं वो तमाम एनटीसी होते हैं। और आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर 0 केल्विन के ऊपर इंसुलेटर होते हैं और रूम टेम्परेचर पे बेस्ट कंडक्टर होते हैं। इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर, तो उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है। तो ये रिलेशन क्या है? इनवर्स। तो बुक में भी टेबल को अगर आप देखेंगे तो कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन तीनों के लिए वैल्यू नेगेटिव है, बाकी तमाम मेटेलिक कंडक्टर्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अब बुक में जो टेबल है, इस टेबल में एक दो और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन के हवाले से, इसको आप नोट कर लें, क्योंकि पूरा टेबल तो याद नहीं हमने करना और ना कभी ऐसा कोई एग्जामिनर होता है जो आपको टेबल ऐसे से वैल्यूज पूछे। वो सिर्फ कंपैरिजन की चीज़ें पूछ सकता है। कौन से वो दो आपके पास मेटेलिक कंडक्टर्स हैं जिनके टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू सेम है? जो आयरन और प्लेटिनियम है, आयरन और प्लेटिनियम के बारे में ये याद रखिएगा कि इनकी रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट, इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है? वो सेम है। और इसके अलावा कॉपर और एल्युमिनियम जो है, कॉपर और एल्युमिनियम, इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिफरेंट है और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू इन दोनों की क्या है? वो सेम है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, आपकी बुक में टेबल में मेंशन है
ये मुझे भी याद नहीं रहती, ना मैं इनको याद करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने टेस्ट देना है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 39 सेकेंडरी की बुक का, वहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं। तो इसलिए ये कंफर्म आपको होनी चाहिए, ये मैंने आपको कंफर्म कर दी है बुक से कि आयरन प्लेटिनियम, इनके बारे में याद रखिएगा, इनकी रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू सेम है। और इसके अलावा कॉपर और एल्युमिनियम, इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू सेम है। अब ये बात एग्जामिनर आपसे यूं भी कह सकता है कि पर केल्विन राइज अगर टेम्परेचर करते हैं तो रेजिस्टेंस का चेंज इक्वल किस में आएगा, या फ्रैक्शनल चेंज रेजिस्टेंस का किस में इक्वल आएगा। तो जिनकी अल्फा की वैल्यू सेम होगी वो आंसर होगा। तो ये चारों वो हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये पेयर्स हैं, आयरन प्लेटिनियम इन दोनों के लिए, कॉपर एल्युमिनियम इन दोनों के लिए, ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो ये टेबल था आपके पास जिसमें आप लोगों ने कंपेयर किया है 5 फिजिकल क्वांटिटीज को। तो इस टेबल को आप लोगों ने प्रॉपर्ली रिवाइज करना है ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिर इतने मुश्किल लगते नहीं हैं अगर आपको ये चीजें याद हो जाती हैं। मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं, खास तौर पर रेजिस्टेंस के हवाले से। अब कई दफा क्वेश्चन तो रेजिस्टेंस के हवाले से बड़े सिंपल से होते हैं। वो क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर यूं पूछता है कि मेटेलिक कंडक्टर है, उस मेटेलिक कंडक्टर की जो लेंथ है उसको हमने डबल कर दिया, और उस मेटेलिक कंडक्टर के जो डायमीटर है उस डायमीटर को हमने हाफ कर दिया। तो ये बताएं कि उस मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस अब पहले से कितनी हो जाएगी। एक मेटेलिक कंडक्टर है, उस मेटेलिक कंडक्टर के बारे में ये कहा गया कि उसकी लेंथ को डबल और उसके डायमीटर को हाफ कर दिया है, तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर पहले आर थी तो अब कितनी हो जाएगी। देखिए रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो है रो टाइम्स एल ओवर ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो रेडियस चाहे कहता है, डायमीटर कहता है, पावर 2 के साथ ही रिलेशन है, रेडियस में पाई आर स्क्वायर और डायमीटर में पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो ये फार्मूला मैं डायरेक्ट लिखूं तो रो एल और नीचे मेरे पास क्या आएगा, पाई डी स्क्वायर, और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो फैक्टर्स चेंज हुए उनको अप्लाई कर दें। फैक्टर आपके पास चेंज हो रहे हैं 2, लेंथ हो रही है डबल, उसकी जगह पर आ गया 2l, डायमीटर क्या हो रहा है हाफ, उसकी जगह पर आपके पास d बाई 2 होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। 8 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि परसेंटेज इंक्रीज कितना आया, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बताएं कितना है, फिर आंसर क्या देंगे। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। सेवन 100%, बिल्कुल आंसर करेक्ट है। क्योंकि इस रेजिस्टेंस को जो मैंने ऊपर लिखी, हमें किस तरह से लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा आर जो पहले थी और आर में 7r ऐड हो रहा है, तो इस 7 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से। तो यह आएगा r प्लस 700% ऑफ r। तो आंसर क्या आएगा, 700% रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि परसेंटेज के फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है कि आपसे लेंथ डबल कर दी जाए, डायमीटर हाफ कर दिया जाए, एरिया हाफ कर दिया जाए, तो आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो स्ट्रेच वाले केस में होते हैं कि अगर आपको ये कहा जाता है कि हमारे पास एक मेटेलिक वायर है, कोई भी मेटेलिक वायर कह सकता है, उस मेटेलिक वायर को क्या किया आपने, स्ट्रेच किया, और मेटेलिक वायर को स्ट्रेच करने से उसकी जो लेंथ है वो डबल हो गई। तो अब बताएं हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। देखिए स्ट्रेच के केस में होता क्या है, पहले तो हमें समझना है कि ये है क्या। एक वायर है, उसकी जो लेंथ है वो L है, उसका जो एरिया है वो A है। उसी वायर को जब आप स्ट्रेच करते हैं तो न्यू मटेरियल तो कहीं से नहीं आता ना, आपने उसी वायर को डबल कर दिया लेंथ में, तो हुआ क्या, बेसिकली
उसी मटेरियल में रहते हुए उसकी जो लेंथ है अगर वो बढ़ी है तो ओवरऑल डेंसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए, सॉरी ओवरऑल वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए उसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ। क्योंकि अगर न्यू मटेरियल ऐड नहीं हो रहा तो पहले अगर आपके पास जो वॉल्यूम था वो v था, यानी एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट वो v, तो बाद में भी स्ट्रेच होने के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो v ही रहना चाहिए। और अगर वो v रहेगा तो कैसे रहेगा, अगर आपकी लेंथ डबल तो एरिया को हाफ होना पड़ेगा, तब जाकर आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। तो याद रखें जब हम स्ट्रेच के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उनके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जब स्ट्रेच होने से लेंथ डबल हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, एरिया कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने याद रखना है कि वॉल्यूम ओवरऑल क्या रह रहा होता है, वो कांस्टेंट रह रहा होता है। और आप सिलेंडर का वॉल्यूम जानते हैं किसके इक्वल है, एरिया जो क्रॉस सेक्शनल है मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो आपने वो वैल्यूज पुट करनी है जिससे आंसर सेम आए, तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब मैं जब रेजिस्टेंस के फार्मूला को लिखता हूं रो टाइम्स एल ओवर ए, तो अब मैं सिर्फ लेंथ को डबल पुट नहीं करूंगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए मुझे एरिया को हाफ करना पड़ेगा। तो 2 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स, मतलब 300% इंक्रीज आएगा। अब इसका शॉर्टकट भी है, मेथड पता चल गया, कॉन्सेप्ट पता चल गया, अब आ रही है शॉर्टकट की। शॉर्टकट, जब मेटेलिक कंडक्टर में हमें यह कहा जाए कि स्ट्रेच होने से, कि स्ट्रेचिंग हो रही है और लेंथ n टाइम्स हो रही है, n कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी, 100 भी, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये शॉर्टकट याद रखना है आपने कि अगर मेटेलिक कंडक्टर को स्ट्रेच किया गया और स्ट्रेच करने से उसकी लेंथ n टाइम्स हो गई तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। अब यहां पर जो n की वैल्यू थी वो क्या थी, डबल, यानी 2, तो शॉर्टकट अप्लाई करें, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर क्या आया, 4 टाइम्स रेजिस्टेंस। अब मैं आपसे इस क्वेश्चन को रिवर्स फॉर्म में पूछता हूं, देखते हैं आप लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं या गलती करते हैं। कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो गलती मेरा नहीं ख्याल आप लोग करेंगे। सेम क्वेश्चन कि हमारे पास एक मेटेलिक वायर है, उस मेटेलिक वायर को आपने स्ट्रेच किया और मेटेलिक वायर को स्ट्रेच करने से उस मेटेलिक वायर का जो डायमीटर है वो क्या हो गया, 1/3। अगर मेटेलिक वायर को स्ट्रेच करने से उसका डायमीटर 1/3 हो गया तो अब बताएं उस मेटेलिक वायर की न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी। अब देखें क्या आंसर होगा। अब मैंने आपसे क्वेश्चन रिवर्स पूछा है, अब मैंने डायमीटर को 1/3 किया है और मैंने आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस क्या होगी। कॉन्सेप्ट वही है कि जो वॉल्यूम है उसने क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। अब मेरे पास डायमीटर 1/3 होने से एरिया कितना होगा, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा जो डायमीटर है वो 1/3 हो रहा है तो डायमीटर के 1/3 होने से एरिया कितना होगा। पहली चीज तो ये फाइंड कर लें, एरिया है पाई डी स्क्वायर बाय 4, एरिया का डायमीटर की पावर 2 से रिलेशन है। इसका मतलब अगर मैं डायमीटर यहां पर d/3 पुट करूंगा तो मेरा जो एरिया आएगा 3 का स्क्वायर 9, मेरा एरिया a/9 आ जाएगा। अब क्या मैंने कहा था कि जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना एरिया कम होगा ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। इसका मतलब एरिया अगर a/9 हो रहा है तो लेंथ 9 टाइम्स इंक्रीज करेगी, तब जाकर आप कहोगे कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। कि अगर पहले वॉल्यूम a इंटू एल था, अब मैं अगर एरिया a/9 और लेंथ 9l पुट करूंगा तो अब भी मेरा वॉल्यूम कितना आएगा, वो al रहेगा। तो ये मुझे दो वैल्यूज मिल गई कि एरिया 1/9 और लेंथ 9 टाइम्स। अब अप्लाई कर देता हूं फार्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो लेंथ मेरी कितनी है, 9 टाइम्स, एरिया मेरा कितना है, a/9, तो 9 इंटू 9 81, तो रेजिस्टेंस 81 टाइम्स हो जाएगी। ये इसका आंसर है। और ये बड़े कम चांसेस होते हैं कि लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आए, लेकिन अगर सॉरी डायमीटर से रिलेटेड आए, लेकिन अगर डायमीटर या रेडियस से रिलेटेड आ भी जाए और ये जो आपका डायमीटर है ना इसकी जगह अगर रेडियस लिखा होता तब भी सही मेथड था। अब शॉर्टकट क्या है कि अगर आ ही गया
और आपको मेथड के अलावा शॉर्टकट याद है, तो वो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है कि अगर स्ट्रेचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया और आपका जो डायमीटर है वो कितना हो रहा है n टाइम्स, डायमीटर कितना हो रहा है n टाइम्स, n कुछ भी हो सकता है और ऑब्वियसली वो कम ही होगा, तो फिर हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय, अब शॉर्टकट बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है, थर्ड हो रहा है ना, 3 की मैं क्या पावर लूंगा कि मेरे पास 81 आए, तो वो पावर क्या है 4, कि 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, तो यहां पर नीचे n की पावर क्या आएगी 4, ये इसका शॉर्टकट बनेगा। अब यहां पर जो n था वो n क्या था 1/3, ये n की वैल्यू है, तो आप इस शॉर्टकट के अंदर n की वैल्यू 1/3 पुट करके देख लें, आपका आंसर यही आएगा कि रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो 81 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि शॉर्टकट यूज नहीं होता इतना ज्यादा। और यहां मैं एक और शॉर्टकट आपको एरिया के हवाले से भी लिखवा देता हूं कि अगर एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता तो तब क्या था, तब ये शॉर्टकट में स्क्वायर आ जाएगा। तो शॉर्टकट है स्ट्रेचिंग का, कि मेटेलिक वायर को, मेटेलिक कंडक्टर को स्ट्रेच किया और आपका एरिया n टाइम्स हो गया, और याद रखें डायमीटर और एरिया स्ट्रेच है ना, तो ये जो n की वैल्यू होगी ये 1 से लेसर होगी, हाफ, 1/4, 1/3, लेकिन जो लेंथ वाला शॉर्टकट है उसमें याद रखिएगा कि लेंथ तो बढ़ती है, ये n की वैल्यू 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ये आपको शॉर्टकट में पता होने चाहिए। तो एरिया का शॉर्टकट क्या होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू r ओवर n पावर 2, ये एरिया का शॉर्टकट है कि अगर एरिया n टाइम्स हो जाए तो फिर रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। क्लियर? तो ये आप लोगों को शॉर्टकट याद रखना चाहें, और अगर आपका दिल नहीं है कि हम इतनी ज्यादा शॉर्टकट याद रखें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ लेंथ वाला शॉर्टकट याद रखें, सिर्फ लेंथ वाला। तो शॉर्टकट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ एक याद रखें, और वो शॉर्टकट सिर्फ लेंथ वाला है, ये शॉर्टकट याद रखें। अगर एरिया, डायमीटर और रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाए तो उससे ये फाइंड कर लें कि लेंथ कितनी हो रही है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में ये देखा कि डायमीटर जब 1/3 हुआ, एरिया a/9 हुआ, तो लेंथ 9 टाइम्स हो गई, तो मुझे पता चल गया कि n की वैल्यू कितनी है 9, तो यहां पर मैं n की वैल्यू 9 पुट करूंगा तो 9 का स्क्वायर 81, और यही मेरा आंसर आ रहा था। तो सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि आप लोग इस वाले शॉर्टकट को याद कर लें, चाहे रेडियस, चाहे डायमीटर, चाहे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आए, उसको कन्वर्ट करें, सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट पॉइंट आज का, जो ऊपर मैंने एक फार्मूला लिखा था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर, मैंने वहां पर कहा था कि ये फार्मूला यूज कहां पर होगा। मैट्रिक में जब आप लोग रेजिस्टेंस थर्मोमीटर पढ़ते हैं तो उस रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस कैलकुलेट होती है और फिर हमें वो हेल्प करता है उस टेम्परेचर को फाइंड करने में, वहां पर ये फार्मूला हमारा यूज होता है अल्फा का, कि अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इन टू टी, जो टेम्परेचर का चेंज है। इसमें जो आर नॉट है ये रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो आर टी है ये रेजिस्टेंस है एट टी डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर है, ऑब्वियसली यहां पर वो क्या होएगा, वो टी -0 होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेचर के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो वो आएगा सेल्सियस में वही वो केल्विन में भी होगा। इस फार्मूला का यूज बेसिकली किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए होता है। तो मैं इस फार्मूला को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो ये फार्मूला चेंज होके बन जाएगा आर टी, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू, ये यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा आर नॉट टी, और ये नेगेटिव लेफ्ट पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, और यहां पर जब आप आर नॉट को कॉमन ले लो तो ये वो फार्मूला है जिससे रिलेटेड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर वो टेम्परेचर दे दे विद रिस्पेक्ट टू 0 तो आप उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है जो हेल्प करेगा किस काम के लिए, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री सेल्सियस। और क्या गिवन होगा, अल्फा कांस्टेंट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस R नॉट, और डेल्टा टी में एक टेम्परेचर T जिसपे फाइंड करना है, दूसरा 0, तो ऑटोमेटिकली आपको RT की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी है। और अगर आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, वो कहेगा रेशो, तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, आप कहोगे 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये ऊपर वाले फार्मूला को मैंने रीअरेंज किया तो इस फॉर्म में ये लिखा गया। तो अगर कहीं पर ये लिखा हो आर टी ओवर आर नॉट किसके इक्वल है, तो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी के इक्वल है। और इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल भी है, अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को कर लें, आपको पता चल जाएगा कि ये फार्मूला कैसे यूज होता है और कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। बाकी रेशो के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते कि दो कंडक्टर्स को कंपेयर करें, उनकी लेंथ की रेशो गिवन हो, एरिया की रेशो गिवन हो, आपने रेजिस्टेंस की रेशो फाइंड करनी है, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। क्योंकि अगर हमें रेजिस्टेंस का फार्मूला पता चल गया, R इज इक्वल टू रो टाइम्स L ओवर A, तो अगर मैं दो कॉपर वायर के लिए रेजिस्टेंस की रेशो लिखता हूं, क्योंकि कॉपर है रेजिस्टिविटी तो सेम होगी, तो आएगी L1 ओवर L2 इंटू A2 ओवर A1। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं और कंडीशन है कि रेजिस्टिविटी वो सेम है। और इसी फार्मूला को अगर आप रेडियस और डायमीटर की फॉर्म में लिखना चाहो तो L1 ओवर L2, और A1 की जगह पाई आर स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, A1 की जगह पाई R1 स्क्वायर, पाई कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा R2 ओवर R1 होल स्क्वायर। ये रेडियस की फॉर्म में आ गया। और रेडियस की जगह अगर मैं लिखता हूं डायमीटर को, तो RD/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली रह क्या जाएगा आपके पास D2 ओवर D1 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूलाज भी आप लोगों ने याद रखने रेशो के क्वेश्चन से रिलेटेड। और अगर इन क्वेश्चन में आपको वो रेजिस्टिविटी की रेशो फाइंड करने को कह दे दो कॉपर वायर्स के लिए, तो दोनों अगर कॉपर हैं, रेजिस्टिविटी सेम, तो रेजिस्टिविटी की रेशो क्या आएगी 1:1। तो वो गलती नहीं करनी कि फाइंड करना स्टार्ट कर दें, अगर वो गलती कर दी आपका आंसर गलत हो जाएगा। सेम चीज हम यंग मॉडल्स में भी देखते हैं कि यंग मॉडल्स के फार्मूला में भी लेंथ और एरिया आता है, लेकिन यंग मॉडल्स डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, वो भी नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो वहां पर भी अगर दो हमें सॉलिड दिए जाएं, उनकी लेंथ की रेशो, उनके एरिया की रेशो गिवन हो, तब भी हम कहेंगे कि यंग मॉडल्स की रेशो 1:1 है। और अगर दोनों वायर सेम मटेरियल की नहीं होंगी, तो फिर हमारी इन रेशो के अंदर रेजिस्टिविटी की रेशो भी शामिल हो जाएगी। यानी मैं अगर आपकी बात को यूं लिखता हूं कि अगर रेजिस्टिविटी सेम नहीं है, इसका मतलब यह है कि डिफरेंट मटेरियल्स को आपने कंपेयर करना है। तो फिर अगर आप रेजिस्टेंस की रेशो लिखते हो R1 ओवर R2, तो अब रेजिस्टिविटी की रेशो भी गिवन होनी चाहिए, लेंथ की रेशो भी गिवन होनी चाहिए, और एरिया की रेशो भी गिवन होनी चाहिए। तीनों का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा। और सेम इस फार्मूला को आप रेडियस और डायमीटर की फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं।